हेलो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सद्दाम रेनार्डो कैप। और अगर आपने अब तक मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि सेकेंड ऑर्डर का है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसमें जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फिजिक्स में कहाँ पे अराइज करता है, मीन्स कि उसके एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। और मेनली हम बात करेंगे कि उसकी जो एप्लीकेशंस आती है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखने को आती है। मैं बता देता हूँ कि अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच है तो उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर साथ ही में हम बात करेंगे कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग की उनकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारा d2y/dx² है, जो सिग्निफाई करता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली वो कितना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली ये जो है p ऑफ x है, यानी कोई भी एक फंक्शन है जो सिंपल x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन है, चाहे वो x हो जाए या फिर x² हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। ये सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज सेकंड के बाद क्या आती है, फर्स्ट आती है। बट जो डिपेंड करता है, ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो राजा होता है वो कौन होगा, वो होगा आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि कुछ भी हो सकता है, q ऑफ x है, कोई अदर फंक्शन हो सकता है x का, ठीक है ना, और साथ में उसके y मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है आप अगर देखेंगे तो हर तरफ y है, जहाँ जहाँ ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल हो रहा है 0 के, तब हम ये कह सकते हैं ये क्या हो गई, मेरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अदरवाइज हम इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर सकते। अगर सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाए, सिर्फ सपोज के r ऑफ x हो जाए 0 के बदले और कोई y से मल्टीप्लिकेशन ना हो, तब ये बन जाएगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी बात मैंने पुराने वीडियो में कर रखी है, पिछले वाले वीडियो में। आप आई बटन पे क्लिक करके इसे सब कुछ देख सकते हैं। तो अब यहाँ मैं बात ये कर सकता हूँ कि इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, इसके बाद मैं एडॉप्ट करने वाला हूँ कि जो dy/dx है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ y प्राइम ऑफ x। और अगर सिर्फ मैं y ऑफ x लिख दिया हूँ, इसका मतलब ये है कि जिसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ d2y/dx², मीन्स कि मैं डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो y डबल प्राइम ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ समझ जा रहा है, क्योंकि अब ये सारा बड़ा से बड़ा लिखना मीन्स के टाइम को बर्बाद ही करना हुआ, तो इसी वजह से मैं इसको पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं कि अपने क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है y डबल प्राइम प्लस 5y प्राइम प्लस 6y। तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं? तो जिस तरह से मैंने पिछली बार बताया था कि क्या कर सकते हैं हम, e⁻mx को y इज इक्वल टू e⁻mx, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आप इसे मान लीजिए। फिर आप सिंगल बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e⁻mx मिलेगा। फिर आप एक बार और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, m² e⁻mx, ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ आपको लेके आ जाना है, डबल प्राइम होगा तो m² e⁻mx प्लस 5m e⁻mx प्लस 6 e⁻mx। और आप सबको पता है कि e⁻mx क्या हो जाएगा, ये सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देना है। तो मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास ये बन गया एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया। और ये तो हम 10th में बहुत ही धड़ल्ले से करते हैं कि यार अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर क्यों कहते हैं, सेकंड डिग्री अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करना है, सीधे मान लेना है m इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4 इंटू a इंटू c ओवर 2 इंटू a। तो 2 इंटू a क्या है, ये a मेरा ये है, b ये है और c तो ये आ गया। तो -5 प्लस -25 -24 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओवर 2 हो जाएगा। तो -5 अगर मैं प्लस वाला लूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, -4 विच इज़ -2, और -5 -1 तो क्या हो जाएगा, -3। तो हमारे पास जो m का है वो दो सॉल्यूशंस आ गया। लेट अस से ये m1 हुआ और ये क्या हो गया, मेरा m2 हो गया। तो ये देखिए कितना आसान होता है ना, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें।
तो सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू, अब मैंने पहले भी कहा था अगर आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ काम करते हैं तो आपके पास दो कांस्टेंट आएंगी, c1 e टू द पावर m1 इंटू एक्स प्लस c2 m2 इंटू एक्स। तो अब आपके पास m1 और m2 है तो मैं कैसे स्वीकार लेता हूँ माइनस 2 इंटू एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस ऑफ 3x। ये रहा आपका बनाया हुआ सॉल्यूशंस जो कि परफेक्टली ऑल राइट है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अब ये सवाल ये रहा कि भाई मैं C1 और C2 को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो आपको क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस दी भी रहेंगी जिसे हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस, और उनके हेल्प से आप वो C1 और C2 को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये रहा कुल मिला के किस तरह से हम कर सकते हैं। अब कभी कभी आप जो इसी इक्वेशन को एक और तरीका है इसे लिखने का कि हम वाई टू द पावर वाई इक्वल ई टू द पावर एम एक्स नहीं मान के हम क्या कर सकते हैं कि जो डी बाई डी एक्स है ना उसको आप डी मान लीजिए, ठीक है ना। और इवन इफ डी बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको इस इक्वेशन को m के बदले आप क्या ले सकते हैं d2 ले सकते हैं, फिर 5d ले सकते हैं प्लस 6, मतलब बात घुमा फिरा के वही हुआ कि m को हम d के कर दिए। अब ये d को आप ये मत समझे, d को आप अलजेब्रिक वाला m समझेंगे। तो वहाँ से आप आसानी से d फिगर आउट कर सकते हैं कि -2 और -3 निकलेगा अगर आपको वो वाला नहीं निकालना है। तो कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में इस तरह के सिचुएशंस भी आपको मिलेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होता है क्यों। बेसिकली ये क्या एक्सपोनेंशियल वाला ही टेक्निक है, ठीक है ना। और बाद में फिर आपको यहाँ पे जो d है बेसिकली वो तो मानना ही पड़ेगा आपको एक्सपोनेंशियल। तो ये बेसिकली आपको m और d दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। इस केस में m और d दोनों इक्वल है, दोनों की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं हम कि फिजिक्स में यार इसकी एप्लीकेशन से वो कहाँ अराइज करती है ना। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ प्ले करता है, वो प्ले ये करता है कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ अराइज करती है। अभी मैंने कहा कि इसकी जो एप्लीकेशंस हमें धड़ल्ले से देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई मास अटैच्ड है एक स्प्रिंग से जिसका कांस्टेंट k है और मैंने ये मान रखा है कि ये जो स्प्रिंग है वो मासलेस है, तो अगर मैंने इस स्प्रिंग को यहाँ की तरफ खींचा विथ डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया x की तरफ, और जैसे ही आप इसे यहाँ से खींचने के बाद अगर छोड़ोगे तो ये डायरेक्टली इस तरफ हो जाएगा। ये क्यों जाएगा? जैसे कि आप इसे पुल करते हैं राइट साइड को तो स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग में जो है फोर्स, स्प्रिंग की जो फोर्स है वो बाएं तरफ लगती है, ठीक है। और जैसे ही आप उस फोर्स को लगते हैं तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए खींचता है इधर, बट इसके पास इनर्शिया इतना ज़्यादा होता है कि ये स्प्रिंग क्या करेगा, फिर कंप्रेस कर देगा। जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने आप को इक्विलिब्रियम लाने के लिए स्प्रिंग की जो फोर्स होगी वो इस तरफ आएगी कि भाई तू बाहर जा, तू राइट साइड की तरफ जा। और ये होते होते जो मास है वो क्या करेगा, ये जो मास आपने लगा रखा है वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स के जो भी फोर्स लग रहा है m पर वो बेसिकली क्या कर रहा है, ऑपोजिट है किसके, स्प्रिंग फोर्स के। क्योंकि मैंने इस पे फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स मास पे, वो क्या राइट साइड पे लगाया, लेकिन स्प्रिंग पे जो फोर्स क्या कर रहा है, पैदा हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मैंने छोड़ दिया और ये जो मास है वो पुश कर दिया यानी कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग की फोर्स कहाँ हो गई, फिर राइट साइड में हो गई। ब्लॉक इधर को जा रहा है और स्प्रिंग की जो फोर्स है वो राइट साइड को खेल रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या हो रही है, स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब मुझे पता है कि अगर मैंने जो भी फोर्स लगाया m पे उस पर क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन देगा। और फिर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, दैट इज k, एंड विथ द डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो हुक्स ने बताया था कि स्प्रिंग पे किस टाइप की फोर्स क्या होती है, जनरेट होती है। तो मैं सेकेंड बोर्ड ले लेता हूँ और फिर हम बात इसमें करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और फिजिक्स में ये दिखाया जाता है कि ओमेगा स्क्वायर को डिफाइन किया जाता है किससे, के बाई एम से। और ओमेगा क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी है ऑफ द सिस्टम, कि किस फ्रीक्वेंसी से आपका जो मास जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ओमेगा क्या है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। मीन्स कि ये कोई एक नंबर देगा जिस नंबर से ये क्या कर रही है, फ्रिक्शन क्या ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। अब बात ये मैं कर सकता हूं कि
अब आप देखें कि a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू होती है dv ओवर dt, और मुझे ऑलरेडी पता है कि v क्या होती है, dx बाई dt होती है। अब यहाँ पे देखें कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है कि सब कुछ टाइम के साथ है, a डिपेंड करता है टाइम पे, x डिपेंड करता है टाइम पे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी हो गई, टाइम हो गई। एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है a इज इक्वल टू वी बाई टी डी वी बाई डी टी, इसमें भी क्या है, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और v डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली v को मैंने कहा dx बाई डी टी से। नाउ आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, इस तरफ को होना चाहिए। देख रहा है, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे जो इस सिचुएशन में है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल तो x हो गया। तो जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी तरह से a को मैं x के फॉर्म में लेके आऊंगा, क्योंकि a को अगर मैं x के फॉर्म में लेके आ गया तो चारों तरफ क्या होगा, सब तरफ मेरा x आ गया जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं d बाई डी टी, v को मैं लिखूंगा dx बाई डी टी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देयरफॉर ये d2 हो जाएगा आपका d2 ओवर dt स्क्वायर टाइम्स x। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा आ गया, x, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा आ गया, t। तो मैं यह कर सकता हूं d2x बाई डी टी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये रहा डिपेंडेंट, ये रहा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रह गया ये वाला। कोई प्रॉब्लम है मुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बन गया प्योर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अब मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, पहले मैं इसे यहाँ लेके आता हूँ d2x ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये कहा था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, x की भी बात हो सकती है, लेकिन p ऑफ x कांस्टेंट भी हो सकता है, q ऑफ x कांस्टेंट भी हो सकता है। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर मुझे कांस्टेंट मिला। मैं d2 बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ डायरेक्ट d स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और आपको ऑलरेडी पता है कि x तो कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। ये आ गया मेरा डी का सॉल्यूशन। तो डी इज इक्विवेलेंट टू एम, ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो x का सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। लेकिन आप मुझे बोलोगे कि मैंने 11th क्लास में पढ़ा है कि x इज इक्वल टू जो होता है ना भाई, x इज इक्वल टू होता है समथिंग एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी प्लस लेट अस से सम काइंड ऑफ अ फेज होता है। मैंने कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आज तक नहीं देखा है, तो आप जो लिख रखे हो वो तो मुझे लग रहा है सरासर गलत है। तो मैंने कहा ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज, अभी हम दिखाते हैं कि किस तरह से होता है। साइन और कोसाइन में चेंज करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि e टू द पावर आई ऑफ थीटा जो होता है वो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। ये एक ऑयलर का एक मैजिक है, ठीक है ना। इसे ऑयलर ने प्रूफ किया था, इसमें ये कहा था कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, यहाँ पे आई होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक एल्जेब्रिक फंक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा की जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो एक ज्योमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री को एल्जेब्रा में इस तरह से पहली बार किसने दिखाया था, ऑयलर ने दिखाया था। मैं बाद में इसको प्रूफ भी दूंगा कि किस तरह से ई टू द पावर आई थीटा इसको ले सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई ऑफ साइन थीटा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो मैं इसको कर सकता हूं कि आपने सीरीज का जो एक्सपेंशन है वो पढ़ा होगा कि अगर मैं ई टू द पावर एक्स लिखा तो इसको हम सीरीज में लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्स को अगर मैं रिप्लेस करूंगा आई थीटा से तो 1 प्लस आई ऑफ थीटा प्लस आई स्क्वायर होता है -1 हमेशा, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई बाई 3 फैक्टोरियल इंटू थीटा क्यूब एंड सो ऑन। तो जब आप एक तरफ नॉन आई लिखेंगे, मीन्स कि अगर आपने लिख दिया थीटा स्क्वायर बाई 2 और जितने भी सारे जिसमें आई मौजूद नहीं है, और एक तरफ आप लिखते हैं आई ऑफ थीटा प्लस समथिंग ओवर थीटा टू द पावर 5 एंड सो ऑन, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये जो आपको सीरीज मिलता है ना वो बनता है किसका, कॉस थीटा का। और ये आयोटा के साथ जो सीरीज मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो सकता है, सॉरी यहाँ क्यूब हो जाएगा, थीटा क्यूब बाई थीटा 3 फैक्टोरियल, और ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा का।
तो जब हम सीरीज़ की बात करेंगे वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैं दिखाऊंगा किस तरह से हम ये सब जो सीरीज़ है वो लिखते हैं। तो अभी के लिए मैं बता सकता हूँ कि ये सीरीज़ की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, इन ज्योमेट्रिक को हम एल्जेब्रिक में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई बहुत बुद्धि की बात। अब हम बात करते हैं अपने काम की बात, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काम की बात की। तो x का जो सॉल्यूशन मिला वो मुझे क्या मिला, c1 e टू पावर i ओमेगा टी प्लस c2 e टू पावर माइनस i ओमेगा टी। तो आप समझ में आ गया होगा कि अच्छा साइन तो आ गया, लेकिन अभी इतनी जल्दी मत करो कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं करो। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी, अरे यार ये मैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं आयोटा ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर c2 कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ आयोटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि एक तरफ आपको क्या मिल रहा है यहां पे माइनस ओमेगा टी मिल रहा है, और कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी इज ऑलवेज गिविंग यू कॉस ओमेगा टी, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज गोइंग टू गिव यू माइनस ऑफ साइन थीटा टी, ठीक है। तो अगर मैं कॉस ओमेगा टी अगर यहां पे कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 मिलेगा। और अगर मैं साइन ओमेगा टी लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, लेट अस से यहां पे IC1 माइनस IC2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब बात यह है कि इसको मैं कैसे किन चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है कि जो भी आपको यहां पे देख रहे हो ना, ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं और आपको दोनों कांस्टेंट को डिटरमाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशंस। तो अगर मुझे ये बोला जाए कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे आपकी पोजीशन क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0, कॉस ओमेगा टी तो रहेगा ही C1 प्लस C2, बट साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ मिल गया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। ये हुआ एक कंडीशंस, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे दो कंडीशन चाहिए। अब दूसरा कंडीशन मैं कहाँ से लेके आऊँगा, दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी, लेट अस से इसके पास कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी आप 0 भी कर सकते हैं, तो लेट अस से इसकी वेलोसिटी 0 है, बट यहाँ पे मुझे x का एक्सप्रेशन मिला, मुझे वेलोसिटी कहाँ से मिलेगा, तो मैं इसको फिर से dx बाई dt करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। कॉस ओमेगा टी को मिल सकता हूँ माइनस साइन ओमेगा टी इंटू C1 प्लस C2, इसको मैं रखूंगा इस तरह से, ठीक है ना, और गायब नहीं करना है इसको पहले। फिर प्लस यहां पे मैं लिखूंगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू IC1 माइनस IC2। अब t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं ये कर दूं कि ये 0 हो गया, तो यहां तो ये वाला पूरा का पूरा 0 हो गया, बचा क्या, यहां पे ओमेगा बचेगा और IC1 माइनस IC2 बचेगा। और इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें यह दिखा रहा है कि IC1 जो है IC2 के बराबर है, ठीक है ना। इट मीन्स क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू C2 हो गया। जब C1 इज इक्वल टू C2 हो गया तो मुझे क्या मिल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे अगर t इज इक्वल टू 0 पे C1 C2 हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया आपका खत्म हो गया 0, और C1 बराबर C2 हो गया तो ये भी 0 हो गया। तो इट मीन्स कि अगर आपने अपनी जो सिस्टम को t इज इक्वल टू 0 पे, जिसके पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और t इज इक्वल टू 0 पे आपने कोई वेलोसिटी भी दे नहीं रखा है, तो आपकी सिस्टम ऑसिलेट करेगी ही नहीं। देखा कितना बेहतरीन फंडा है इसमें, आपकी सिस्टम क्या करेगी, कभी भी ऑसिलेट कर ही नहीं सकती है। इट मीन्स कि आपको पहले कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा या आप पहले इसको स्ट्रेच कर दो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ मुझे मिल गया, मैं इसको क्या करता हूँ, u दे देता हूँ। ओके, मैं ऐसे u कर दिया, चलो भाई मैंने u दे दिया, तो u बराबर क्या हो जाएगा, अब u बाई ओमेगा इज इक्वल टू IC1 माइनस IC2, और C1 प्लस C2 हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा ये बता रहा हूँ कि किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। मैं चाहता तो इस तरह ये भी काम नहीं करता, तो मेरे पास अब दो इक्वेशन आ गया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है, और C1 माइनस C2 जो है u बाई आई ओमेगा है कि नहीं। अब मैं इन दोनों को अगर प्लस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2C1 इज इक्वल टू u बाई आई ओमेगा। देयरफॉर
C1 इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस आई, क्योंकि आई को ऊपर अगर मैं ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 2 ओमेगा, क्यों होगा 1 बाई आई को आई बाई आई से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस आई नहीं होगा, तो देयरफॉर ये आ गया। तो C1 इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस आई बाई यू, माइनस आई यू बाई 2 ओमेगा। तो C2 क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है ना जी, आई यू बाई 2 ओमेगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना कि यार इतना कुछ टेक्निकलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं लिखूंगा यहां पर x इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, C1 प्लस C2 विल गिव यू 0, तो ये 0 हो गया। अब यहां पे मेरे को मिलेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई, तो यहां था ही, C1 क्या हो जाएगा u बाई 2 ओमेगा विद नेगेटिव ऑफ आई, है ना, माइनस C2 आई यहां पर भी था, यस आई ऑफ C2 है यहां पर, C2 क्या है इंटू आई यू बाई 2 ओमेगा यहां पर भी है। तो मुझे क्या मिल जाएगा साइन ओमेगा टी, ये आई मिल क्या हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस यू बाई 2 ओमेगा, आई इंटू आई माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस यू बाई 2 ओमेगा, हैंस ये क्या बन जाएगा u बाई ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। इसने ये कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसने तुम्हें कह दिया कि अगर आपके पास जो सिस्टम है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है x इज इक्वल टू मैंने 0 लिया और v इज इक्वल टू मैंने u दिया, कि इसको मैंने इनिशियली कोई वेलोसिटी दिया, मीन्स के कहने का मतलब ये आपका एक सिस्टम है और ये ऑलरेडी ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो मिड पॉइंट पे पहुंचा और मैंने वहां से काउंटिंग अपनी स्टार्ट कर दी, तो इनिशियली आप जैसा लोगे आपका स्ट्रक्चर वैसा होगा। तो इनिशियली मैंने ये मेजर कर लिया कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू 0 था, है ना, लेकिन इसको मैंने वेलोसिटी दे रखा था, तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पोजीशन बढ़ती रहेगी। इसका ये मतलब होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन तभी होगा जब तक या तो फिर आपको इसको स्ट्रेस देना पड़ेगा या तो फिर आपने ऑलरेडी इस पर कुछ वेलोसिटी दे रखी है। अगर आप इस एजम्पशन को लेके काम नहीं करेंगे तो आपके, मैंने अभी भी दिखाया कि आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो कभी नहीं हो पाएगा और इसका जो फंक्शन आएगा वो इस तरह से आएगा। तो आप बोलेंगे फेज कब आएगा, फेज तभी आता है जब आपने इसको इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं करके सम x0 पे स्टार्ट किया है, उसके बाद आपने वेलोसिटी भी दे दिया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास फाई पैदा होगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो चीज़ था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से हम, तो ये पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस था कि अगर हमें, सबसे पहली बात हमने बात ये किया कि पहले तो आपका सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन सॉल्यूशन क्या हुआ, एक अधूरा सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन अधूरा होता है जब तक कि आप C1 और C2 ना निकाल लें। और जैसे हम रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए इनिशियल कंडीशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इनिशियल कंडीशन सोच समझ के चूज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने चूज किया कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो x इज इक्वल टू 0 पे है और t इज इक्वल टू 0 पे मैंने कोई वेलोसिटी दे नहीं रखा था, तो मुझे यहाँ लग रहा था कि x इज इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स कि आप किसी भी टाइम पे इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जेई में भी आते हैं कि अगर मेरा इनिशियली वेलोसिटी 0 है और मेरा पोजीशन वहां पे है तो क्या ये कभी ऑसिलेट करेगा या व्हाट विल बी द ऑसिलेशन आफ्टर t इज इक्वल टू लेट्स से 10 सेकंड्स के बाद, तो वो हमेशा 0 हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल या तो फिर आप उसमें x को नॉन जीरो करो या फिर v को नॉन जीरो करो। तो मैंने यहाँ पे x को 0 ही रखा और v को नॉन जीरो करा, तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इसमें फेज तो होगा वो 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे 0 जगह रहेगा और प्लस इसका जो एम्पलीट्यूड आया वो क्या आया u बाई ओमेगा आया विद साइन ओमेगा टी जो आप देखते हो, तो ये बन जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। तो यहां से जो पूरी की पूरी बात आती है वो आती है। और सेकेंडली आप जब इसको इनकॉर्पोरेट किए, सेकेंड कंडीशन को इनकॉर्पोरेट किया, तो वहां मुझे क्या करना पड़ा, मुझे डिफ्रेंसिएशन करना पड़ा। अगर आप डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे तो आप इस वाले कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। और जब मैंने इस वाले कंडीशन को अप्लाई किया तो मैंने इस वाले फॉर्म को ही रखा, ऐसा नहीं कि मैंने C1 C2 हटा दिया। वैसे आप हटा सकते हो लेकिन मैंने नहीं हटाया। तो यहां से भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये आपका ऑलरेडी हट चुका है, तो C1 C2 यहां से आ गया और यहां से सेकंड कंडीशन आ गया। तो ये पूरी की पूरी टेक्निकलिटीज को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है कि आप इनिशियल कंडीशंस किस तरह से चूज करते हैं। आपका जो सिस्टम है वो बिहेव ही करेगा कि आपकी इनिशियल कंडीशंस किस तरह से। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये कैसे काम करता है। और अगली बार हम इसमें और
हम बात ये करेंगे कि अगर हमारे पास डैम्पिंग आ गया तो हमारा सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि ये तो फ्री में कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।